हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल यानी कि मंडे के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज एनालाइज कर रहे हैं। सारे के सारे आज के दिन पे जितने भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में हैं सभी को एनालाइज करेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और हमारा पहला आर्टिकल जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मेजर मेजर आर्ग्यूमेंट आपको बताना चाहती हूँ। ऑन सेम सेक्स यूनियन फेथ लीडर्स शो रेयर यूनिटी। तो बेसिकली मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, साथ में आरएसएस के जितने भी लीडर्स हैं या जो स्पीकर्स हैं, उन सबका कहना ये है कि सेम सेक्स मैरिज जो है हमारे रिलीजन के खिलाफ जाती है। तो ये सारे के सारे लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स अभी साथ हो गए हैं और ये सेम सेक्स मैरिज को अपोज कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि ये नेचुरल फैमिली के नोशन को वायलेट करता है सेम सेक्स मैरिज का कंसेप्ट। और इनका कहना ये है कि चाहे कोई भी रिलीजन उठा के देख लो, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग स्क्रिप्चर्स में फैमिली का जो नोशन दिया है दैट इज अ यूनियन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, ठीक है। और आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। इनका कहना ये भी है कि भाई देखो, जो फैमिली है ना, इंडिया में फैमिली इज बेसिकली द बेसिस ऑफ प्रोक्रिएशन, यानी कि आपको यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना होता है, ना कि ये रिक्रिएशन आपके एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। आप जब रिप्रोड्यूस करते हो आउट ऑफ अ यूनियन ऑफ अ मेल एंड फीमेल तब ही सोसाइटी सर्वाइव करती है। तो ये कहना है रिलीजियस लीडर्स का। तो दो अपोजिट सेक्स के बीच में जो मैरिज होती है उसी को ट्रू मैरिज मान रहे हैं ये, और उसी को बेसिस मान रहे हैं एक्चुअल सोसाइटी के सर्वाइवल का। और यही कहना है इनका, और कह रहे हैं कि भाई हम तो सेम सेक्स मैरिज को बिल्कुल अपोज करते हैं। तो छोटा सा आर्टिकल था, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो नेक्स्ट इशू में हमारे पास आने वाला है अब, यहाँ देखो, ये है हमारा पेज नंबर 6, और पेज नंबर 6 पे आपको देखने को मिलेगा एक आर्टिकल, इन अ फर्स्ट एराविकुलम नेशनल पार्क गेट्स फर्नेरियम। तो एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि केरला के मुन्नार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे एक चीज ये हुई है कि यहाँ पे एक फर्नेरियम ओपन किया गया है। फर्नेरियम का मतलब क्या है कि अलग अलग वेराइटीज के फर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग वेराइटीज की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे एक हिल स्टेशन वाले नेशनल पार्क में एक फर्नेरियम खोला गया है। और देखो, जो फर्न्स होते हैं ना, ये फर्न्स बताते हैं कि जितनी वैरायटी आपको फर्न्स की मिलती है उसका मतलब उतना हेल्दी फॉरेस्ट एरिया है वो। ओके। तो फर्नेरियम इसीलिए बनाया गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है। और फर्न्स जो है ये एपीफाइटिक फैमिली का हिस्सा है। एपीफाइटिक फैमिली जो है ये सॉइल लेस वेजिटेशन होता है, मतलब सॉइल की इनको ज़रूरत नहीं है, ये ट्रीज वगैरह के ऊपर भी उग सकते हैं। तो बेसिकली जिस भी होस्ट के ऊपर उगते हैं, मतलब आपने कई बार देखा होगा कि मान लो ये ट्री है और ट्री के ब्रांचेज हैं, तो आपने ट्री के ट्रंक पे ये ग्रीन कलर की एक लेयर देखी होगी, ये ब्रांचेस के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी, वो क्या है? फर्न है। मतलब ये सॉइल पे नहीं उग रहे, लेकिन फिर इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? जिस होस्ट के ऊपर उग रहे हैं ना, वहां से ये न्यूट्रिशन खींचते हैं। ओके। बात करें एराविकुलम नेशनल पार्क की, तो एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में पड़ता है, मुन्नार इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है। ओके। ये जो है साउथ इंडिया की एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है अनामुदी। अनामुदी जो पीक आती है वो इसी के पास में आती है, एराविकुलम नेशनल पार्क के पास में। और साथ में एराविकुलम नेशनल पार्क में एक एरिया है जिसको हम कहते हैं राजा मलाई। राजा मलाई एरिया वो एरिया है जो कि जनरली टूरिस्ट के लिए ओपन रखा जाता है, बाकी सबके जो एरियाज है एराविकुलम में वो सारे क्लोज रखे जाते हैं, उसको टूरिज्म के लिए ऐसे ही ओपन नहीं किया जाता। ओके। यहाँ पे आपको कई सारे टाइप के वेजिटेशन मिलेगा, जैसे शोला फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे ही मिलता है, ग्रासलैंड्स मिलते हैं, श्रबलैंड्स मिलते हैं, ये सब आपको यहाँ मिलता है। एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि आपने नील कुरिंजी फ्लावर्स के बारे में सुना होगा। ये नील कुरिंजी फ्लावर्स वही हैं जो 12 साल में एक बार ब्लूम करते हैं, और वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क में। ओके। यहाँ पे एपिफाइट्स की बात कर रहे थे, तो एपिफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी भी प्लांट के सरफेस पे उगते हैं, और इस प्लांट से ही फिर वो मॉइस्चर, न्यूट्रिशन ये सब खींच के अपने आप को सस्टेन करते हैं। ओके। तो ये था हमारा पूरा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ये याद रखना कि नीलगिरी तार एक मेजर स्पीशी है, वो भी यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। नीलगिरी तार वो भी आपको यहीं मिलता है। रिवर्स की बात करूँ तो पेरियार रिवर यहीं से निकलती है, पंबार रिवर भी यहीं से निकलती है। ओके। तो ये मेजर चीजें हैं जो आपको एराविकुलम के बारे में याद
रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे, और इसमें देखो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप का इंडिक्टमेंट हो रहा है। अगर आप लोगों ने इस न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं बता देती हूँ ब्रीफ में। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। बहुत गंभीर आरोप जो लगे हैं वो क्या है एग्जैक्टली देखो, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने पास्ट में 2006-7 के आसपास और फिर 2016 के आसपास कुछ ऐसे काम किए जो कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को नहीं करने चाहिए। और आने वाले टाइम में 2024 में भी यहाँ पे एक इलेक्शन होने वाला है यूएस में, और उसको भी बेसिकली फाइट करने का सोच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं फाइट, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगाया एक पॉर्न स्टार ने। पॉर्न स्टार का नाम है स्टॉर्मी डैनियल्स, ओके। इनका कहना यह है कि 2006 में स्टॉर्मी डैनियल्स और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कुछ अडल्ट टाइप के फिजिकल रिलेशनशिप्स थे, और उस फिजिकल रिलेशनशिप्स को स्टॉर्मी डैनियल्स जो हैं वो रिवील करना चाह रही थी बाद में। लेकिन उनको पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकी मिली कि उनको सू कर दिया जाएगा, और जब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, तब सोचा स्टॉर्मी डैनियल्स ने कि अब तो मुझे बता ही देना चाहिए। उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लॉयर के थ्रू इनको, स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे पहुंचाए। पैसे भी कितने, 1,30,000 डॉलर्स यहाँ पे इनको पहुंचाए गए, ओके। कि भाई आप चुप रहिए, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक मत कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली इनको चुप रहने के पैसे दिए गए, लेकिन ये भी इलीगल चीज नहीं है। जब भी यूएस में ऐसा लॉ है कि अगर आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो और आप नहीं चाहते कि कोई चीज पब्लिक में आपकी बाहर आए, तो आप वो सामने वाले पर्सन को पैसे दे सकते हो। लेकिन अगर पैसे दे रहे हो ना, तो फिर वो अपने जो आपका फाइनेंशियल ब्यौरा आप दोगे ना, उसमें बताओ कि मैंने इसको यहाँ पे पैसे दिए फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ये चीज एटलीस्ट आपकी जनता के सामने जानी चाहिए कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज रिवील नहीं करी, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये जो पैसे दिए मैंने अपने लॉयर को दिए फॉर लीगल एडवाइस एंड लीगल कैंपेन, लीगल फाइनेंसेस में मेरे ये गिनना चाहिए आपको। तो बेसिकली ये जब चीजें, अब क्या हुआ कि अब वापस से इलेक्शन में खड़ा होने की कोशिश करें डोनाल्ड ट्रंप, और ऐसे में स्टॉर्मी डेनियल्स बाहर आती है और इन्होंने पूरा इंटरव्यू दे दिया, और उसमें ये बताया कि भाई वी हैड सम फिजिकल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, और इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि मुझे इतने पैसे दिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मैं चुप रहूं। इसमें इस पे अब यहाँ पे मुद्दा खड़ा होता है, लीगल चीज यहाँ पे खड़ी होती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज बतानी चाहिए थी। ये जो है बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है दैट इज फॉल्सिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, ओके। उन्होंने बुक कीपिंग एंट्रीज में फॉल्सिफिकेशन क्रिएट किया है, जो कि यूएस के लॉज के हिसाब से गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे वायलेट किया है उन्होंने यूएस का लॉ, इसीलिए अब उनका इंडिक्टमेंट हो रहा है, यानी कि अब उनके ऊपर चलेगा पूरा का पूरा ट्रायल, और देखते हैं आगे क्या फैसला आता है, ओके। तो ये था शॉर्ट में, मैंने आपको बता दी कि न्यूज़ क्या थी। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जो है इसके बारे में न्यूज़ है। अब देखो क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली आपने देखा 4G हमारे, ऑलमोस्ट आप सभी के पास 4G फोन होंगे, किसी के पास 5G भी होंगे। तो अभी 5G धीरे धीरे आ रहा है और अब हम बढ़ रहे हैं 6G की तरफ। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि भाई ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, और इसमें ये कहा गया कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं 6G के लिए। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि 4G तो अभी हमारे ढंग से आया नहीं है। 4G जो कनेक्टिविटी है, लगभग 45,000 विलेजेस हैं हमारे देश में जहाँ तक 4G अभी तक तो पहुंचा ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा 5G नेटवर्क है वो भी अभी बिल्ड ही हो रहा है, वो भी अभी पूरी तरह से पहुंचा है नहीं प्रॉपरली, ओके। तो इसीलिए हम 6G के ऊपर कैसे जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि भाई देखो हम ऑलरेडी हर बार लेट हो जाते हैं। 5G के केस में भी लेट हुए, 4G के केस में भी लेट हुए, तो 6G में हम नहीं होना चाह रहे। इसीलिए अभी से हम R&D करवाना चाह रहे हैं इसके लिए। तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे, टेलीकॉम पे ध्यान देंगे, डिस्कशंस पे ध्यान देंगे, स्टैंडर्डाइजेशन पे ध्यान देंगे। अगर बात करें 6G की, तो 6G की जो तो 6G की अगर बात करें तो देखो बेटर आपको फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ मिलेगी, बेटर आपको लेटेंसी मिलेगी, बेटर स्पीड मिलेगी, फास्टर सब चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें होने वाली है 6G में। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें
तो 6G के साथ अभी मेजर इशू क्या है कि अभी ऑलरेडी हमारा जो स्पेक्ट्रम है ना वो ऑलरेडी पूरा कंजेस्टेड सा चल रहा है, इसीलिए हायर बैंडविड्थ से सजेस्ट की जा रही है स्पेक्ट्रम में। लेकिन एक चीज़ जो टेक्निकल चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि जितने भी लोअर फ्रीक्वेंसी वाले बैंड्स होते हैं ना, लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे जो सेल्स होते हैं, सेल सिग्नल्स होते हैं, वो ज़्यादा लंबा ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है। जबकि हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे जो सेल्स हैं वो ट्रैवल कम कर पाते हैं, लेकिन उस पे स्टोरेज जो है डाटा का स्टोरेज जो है वो ज़्यादा हो पाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। और 5G में यही हो रहा है कि 5G में हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूज हो रहे हैं, जिसके थ्रू डाटा स्टोरेज ज़्यादा हो पा रहा है, डाटा में स्पीड आपको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन दे कैन नॉट ट्रैवल टू दैट डाटा कैन नॉट ट्रैवल टू अ लॉन्गर टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन इन दीज काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, कंजेस्टेड सा स्पेक्ट्रम है एंड वी आर बेसिकली सर्चिंग फॉर अ बेटर फ्रीक्वेंसी। तो ये अभी समझ में आ रहा है कि टेरा हर्ट्ज हम यूज करने वाले हैं फॉर 6G फ्रीक्वेंसी, 6G बैंड के लिए हम टेरा हर्ट्ज यूज करने वाले हैं। होगा क्या कि बेटर आपको स्पीड मिलेगी, इसमें जो चीजें आप डाउनलोड करते जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी, वीडियोस बेटर क्वालिटी के देखने को मिलेंगे। लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी ना के बराबर होगी, मतलब होता है ना, आपने यहाँ पे व्हाट्सएप से एक मैसेज भेजा और रिसीवर को कितनी देर में, कितने माइक्रो सेकेंड या कितने सेकंड में रिसीव हुआ, वो लेटेंसी है कि थोड़ी देरी से डिले के साथ पहुंचता है मैसेज। तो यहाँ पे लेटेंसी और कम हो जाएगी, ओके। इसी के साथ में होलोग्राम्स, रोबोटिक सर्जरीज वगैरह करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें सोचने को ये मिल रहा है कि सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस के थ्रू भी हम इसको आगे ले जा सकते हैं। कई सारे इनोवेशंस का सरकार सोच रही है साथ के साथ। जैसे अभी भी ऐसा है कि अंडमान निकोबार में सैटेलाइट्स यूज होती हैं फॉर कम्युनिकेशन, ओके। और अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि सैटेलाइट्स के साथ साथ अंडमान निकोबार में केबल्स यूज हो रही हैं, जैसे हमने कल परसों बात भी करी थी चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड केबल्स की, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो अभी जो सैटेलाइट्स बेसिकली यूज हो रही है, इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन बना के, हॉटस्पॉट बना के, इंटरनेट हॉटस्पॉट बना के 6G नेटवर्क को हम बढ़ावा दे सकते हैं, ओके। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी ये भी है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई फिर हम 6G भी फटाफट लेकर आए। तो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। और दूसरी चीज ये कि हमारे देश में डिजिटलाइजेशन भी बढ़ गया आफ्टर कोविड, ओके। और इसका नमूना ये है, इसका एक एग्जाम्पल ये है कि हमारे देश में लगभग 70 मिलियन ई ऑथेंटिकेशन होते हैं हर दिन, और इसके अलावा लगभग 8 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन एक दिन में होते हैं हमारे देश में, ठीक है। तो इंडिया का जो डिजिटल मार्केट है, डिजिटलाइजेशन है, वो बहुत बढ़ रहा है। तो टेलीकॉम सेक्टर में वी आर बेसिकली द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट, इसीलिए भी हम इस भारत 6G डॉक्यूमेंट को लेकर आए हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में। तो इसरो का जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो अब लैंडिंग टेस्ट उसका कंफर्म हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। और इसरो ने ये कहा है कि उन्होंने सक्सेसफुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन को प्रॉपरली लैंड करवा लिया, सक्सेसफुली लैंड करवा लिया। और इसमें उनकी मदद करी है इंडियन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर ने, जिसका नाम है चिनूक। तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर यूज किया जा रहा है इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये देखा गया कि ये टेस्टिंग भी प्रॉपरली हुई है, लैंडिंग वगैरह सब अच्छे से हो गया। तो अगर हम बात करें इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, तो ये क्या है। बेसिकली देखो, अभी तक क्या हो रहा था, हम जो भी सैटेलाइट्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह, जो भी चीजें हमको लॉन्च करनी होती थी स्पेस में, उसको हम एक ऐसे रॉकेट के थ्रू भेजते थे जो एक बार सैटेलाइट लॉन्च करके फिर किसी काम का नहीं बचता था, ठीक है। जब अगर अर्थ पे गिरता था तो बिल्कुल यूजलेस होकर गिरता था, या तो कभी अर्थ पे गिरता ही नहीं था, एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाता था। लेकिन अभी हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको हम रीयूज कर पाएंगे बार बार, ऐसी लॉन्च व्हीकल बनाई है। तो बेसिकली ये काम कैसे करेगी, देखो ये दो तरीके से काम करेगी। जब यहाँ से अर्थ से निकलेगी, जो भी सैटेलाइट वगैरह लेकर निकलेगी, तब ये काम करेगी एक विंग्ड व्हीकल की तरह, ठीक है, एक रॉकेट की तरह काम करेगी, ठीक है। एक रॉकेट की तरह काम करेगी, जैसे कि एक नॉर्मल रॉकेट काम करता है ना, सैटेलाइट लेकर निकलता है। सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद उसके बाद ये एक प्लेन की तरह काम करेगी, जैसे प्लेन होता है ना, प्लेन किस तरह से लैंड करता है, वैसे ये प्लेन की तरह काम करेगी। तो ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये हम इसलिए लेकर आए हैं सो दैट हमारा खर्चा कम हो। क्योंकि अभी क्या होता है, 5,000 बिलियन डॉलर्स, 5,000 बिलियन डॉलर्स नहीं, $5,000 हमें लगते हैं एक 1 kg पेलोड को ऑर्बिट में डालने के लिए। $5,000 1 kg पेलोड को ऑर्बिट में डालने के लिए लगते हैं। इसके थ्रू, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के थ्रू, इसको हम कर देंगे $500 तक। तो $500 में हम पर केजी ऑफ पेलोड को
ऑर्बिट तक पहुंचा पाएंगे। ओके, और इंडिया ने करंटली 300 करोड़ रुपीस का यहाँ पे टारगेट रखा है कि हम इसके थ्रू अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कराएं। तो इसका जो यूसेज है ना, ये अगर हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं तो इसका यूसेज जो है 10 टाइम्स कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये मेजर इशू है, ये मेजर अच्छी चीज है यहाँ पे। ओके, और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हमारे इंडिया में जब भी लैंड करेगा तो ये लैंड करेगा वाटर के ऊपर, क्योंकि अगर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को अगर उतरना है नीचे लैंड के ऊपर तो उसके लिए एक रनवे चाहिए जो 5 किलोमीटर्स का होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में जो सबसे लंबा रनवे हमारे पास है वो है 2 किलोमीटर्स का। तो इसीलिए ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है ये लैंड पे ना उतर कर ये वाटर पर उतरेगी हमेशा। ओके, उसके अलावा दूसरा एक जो हमारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट दैट इज अगेन अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हमने कल परसों इसके बारे में डिस्कस भी किया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। तो गवर्नमेंट जो है इसमें, गवर्नमेंट ने बोला है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्टर्स की मुश्किलें कम करने के लिए उन्होंने बोला है हम पॉलिटिकल रिस्क की डेफिनेशन को बढ़ा रहे हैं। अब देखो होता क्या था कि एक्सपोर्टर्स के लिए कई सारी स्कीम्स लेकर आई गवर्नमेंट, उसमें एक स्कीम थी एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम। ठीक है, एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम के अंतर्गत कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा इनको कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते थे। लेकिन ऐसे में क्या होता था, कई बार एक्सपोर्टर्स जो हैं, अगर उन्होंने मान लो किसी ने उनको डिमांड किया कि हमको XYZ सामान चाहिए तो आप भेज दो, इन्होंने कंसाइनमेंट यहाँ से भेज दिया और इम्पोर्टिंग कंट्रीज में कुछ चीजें चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल जो इम्पोर्टर है उसका उसके पास पैसे खत्म हो गए, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे में उस एक्सपोर्टेड मटेरियल इस कंसाइनमेंट का क्या होगा। या फिर अगर मान लो वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल रिस्क आ गई उस देश में, फॉर एग्जाम्पल मान लो वहाँ पे वॉर हो गई, या फिर एकदम से उन्होंने सडनली कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए इस एक्सपोर्टर के माल के ऊपर, तो क्या होगा। तो ऐसे में तो गवर्नमेंट जो थी पहले क्लेम देती थी कि चलो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे टाइम पे हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे। तो लॉस एंड डैमेज के केस में गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी कि आप एक्सपोर्ट करो, बिल्कुल बिंदास एक्सपोर्ट करो, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन तब भी एंटी डंपिंग वगैरह को लेकर जो इश्यूज होते थे उनको रिजॉल्व नहीं कर पाता था गवर्नमेंट की साइड से, वो सब रिजॉल्व नहीं हो पाता था। लेकिन अभी बोला गया कि पॉलिटिकल रिस्क के दायरे को हम बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में हर वो चीज जो भी यहाँ पे कंसाइनमेंट अगर आपकी रुक रही है वहां जाके पॉलिटिकल इश्यूज के कारण, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, ये कह रही है गवर्नमेंट। उसके अलावा MSME के ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए भी अलग से यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, सो दैट डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके और इम्पोर्टर्स को भी यहाँ पे बेनिफिट मिले, एक्सपोर्टर्स को भी बेनिफिट मिले। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आगे बढ़ रही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, छोटा सा एक आर्टिकल है, एक स्टडी आई है, और इस स्टडी में बेसिकली ये कहा गया, बेसिकली एक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन प्ली डाली गई थी, और उसमें जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उन्होंने बेसिकली स्टडी किया था सभी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में ये सामने आया कि लगभग 64 MBBS स्टूडेंट्स और 55 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स ने 5 साल में, लास्ट 5 सालों में सुसाइड किया है। और इस सुसाइड का रीजन क्या रहा है अभी तक। सुसाइड देखो किसी एक कारण से नहीं हो रही, कई सारे कारण हैं। जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट्स के केस में आपने देखा होगा शिफ्ट्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिली से दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एनवायरनमेंट जो है काफ़ी हॉस्टाइल हो जाता है कई बार। जैसे कोविड के दौरान आपने देखा कि डॉक्टर्स को ही मारने पीटने पर तुल गए थे जो लोग थे, जब उनके लाउड वंस की डेथ हो रही थी तो डॉक्टर्स की ही शामत खड़ी कर रहे थे वो। ओके, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत कम मिलता है, हार्डशिप्स बहुत होती है, कई कॉलेजेस में तो रैगिंग भी बहुत खतरनाक वाली होती है, और इनके कारण सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेजरली देखा गया एक स्टडी में सामने आया रिगार्डिंग द मेडिकल स्टूडेंट्स। इसके अलावा इंडिया वांट्स टू बिकम अ 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय 2047 सेज किशन रेड्डी। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये कहा है कि 2047 जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारी आज़ादी को, तब हम ये, तब उसके उस साल के लिए हम ये टारगेट कर रहे हैं कि तब तक हम अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सेक्टर बना चुके होंगे, और लगभग लगभग हमारे देश में 100 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स हम लेकर आ चुके होंगे बाय 2047। और इसीलिए इन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स शुरू करे हैं PPP बेसिस पे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे। और इसी के अंतर्गत एक विजन डॉक्यूमेंट भी आया है, 2023 विजन डॉक्यूमेंट, जिसमें ये बोला गया है कि हम किस तरह से अपने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें बात हुई है कि भाई जैसे गुजरात की बात करी, गुजरात में ये समिट हो रही थी G20 की, उसमें ये बात हुई। तो गुजरात में बोला गया 200 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कई सारे नेशनल और स्टेट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। ऐसे ही आप देखोगे कई सारे सेक्टर्स में, MSME सेक्टर में टूरिज्म को बढ़ाने की बात हो रही है, स्किलिंग की बात हो रही है, ग्रीन टूरिज्म की बात हो रही है। और
ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है कि 2 मेगा एडवेंचर हम टूरिज्म साइट्स बनाएंगे, जिसमें एक होगी हिमालय से रिलेटेड, दूसरी होगी गंगा से रिलेटेड। ऐसे ही फिर हम इसके बाद यहाँ पे नर्मदा हो गई, अमरकंटक हो गया, अरेबियन सी हो गई, कावेरी हो गई, कन्याकुमारी हो गई, इन एरिया से रिलेटेड टूरिज्म को भी डेवलप करने वाले हैं। तो देखो हमारे इंडिया की टोपोग्राफी कुछ इस तरह की है कि हम यहाँ पे इंडिया में कई तरह के की सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज आईसीसीआर टू बिल्ड एम्बेसडर प्रोग्राम अमंग फॉरेन स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी करना चाह रहा है, और इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी में इंडिया की कोशिश ये है कि हमारी जो अच्छी रेपुटेशन है, हमारा आर्ट एंड कल्चर, हमारा हेरिटेज दूसरी कंट्रीज तक पहुंचे, और उसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं हमारे देश में पढ़ने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स को। ओके, और हमारे देश में लगभग लगभग हर साल 48,000 के आसपास फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये अम्बेसडर प्रोग्राम में ये होगा कि जैसे ही इन फॉरेन स्टूडेंट्स का कोर्स खत्म होने वाला है, उससे 2-3 महीने पहले इनको एक अम्बेसडर प्रोग्राम में एनरोल किया जाएगा, जिसमें 3-4 महीने तक इनको अलग अलग एरियाज में, अलग अलग प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस में विजिट कराया जाएगा, सो दैट जब ये वापस लौटे अपने देश में तो ये इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को, आर्ट एंड हेरिटेज को बेसिकली प्रमोट कर सकें। इस तरह से इनको अम्बेसडर बनाया जा रहा है। ट्राइबल यूनिट से इनको अवगत कराया जा रहा है, ट्राइफेड को यहाँ पे उनके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स ला रहे हैं कि भाई ट्राइबल पॉपुलेशन को किस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली आईसीसीआर जो है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इन्होंने इससे पहले एक वेबसाइट भी लॉन्च करी थी जिसका नाम था इंडिया एलुमनी पोर्टल, जिसपे फॉरेन स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म था जहाँ पे फॉरेन स्कॉलर्स रिसर्च कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं सरकार के साथ या इंडियंस के साथ। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक और छोटा सा आर्टिकल है, कैट आस्क्ड टू डिस्पोज ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर ओवर 10 years। तो बेसिकली कैट क्या है, ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और इनका कहना है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है, रिपोर्ट्स ये आई हैं कि 1350 केसेस अभी तक पेंडिंग है कैट के पास में, और कैट अभी तक इसको रिजॉल्व कर नहीं रहा है। तो मेजर इनको कहा गया कि पेंशन और सैलरीज और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो मेजर केसेस हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व किया जाए। तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कैट के बारे में। बात करें कैट की, तो देखो कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। ये देखो, ये जो ट्रिब्यूनल हैं, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, दैट आर्टिकल 323 टॉक्स अबाउट इट। तो आर्टिकल 323 ए में इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया गया है। और ये जो कैट है, ये बेसिकली इसके लिए बनाई गई है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज को लेकर, उसके रिक्रूटमेंट को लेकर, उसकी सैलरी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो वो कैट में जाता है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं तो ऐसे तो आर्टिकल 323 ए में ऑलरेडी इसका मेंशन है। पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 भी पास किया, जिसके बाद ट्रिब्यूनल्स के बारे में और डिटेल में जानकारी दी गई। अभी अगर बात करें तो टोटल 19 बेंचेस हैं कैट की ऑल ओवर इंडिया। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं जो कि रिटायर्ड या फिर रिटायर्ड बेसिकली जज होते हैं हाई कोर्ट के, और इसमें और भी कई सारे जुडिशियल मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इस कैट के बारे में। ओवरऑल देखें तो आज के आर्टिकल, आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास इतने ही आर्टिकल्स थे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज के सारे आर्टिकल समझ में आए। सो अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।